गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से बीएससी पार्ट 3 के बच्चों को आज बताऊंगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। डी ऑर्बिटल्स की टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आज हम समझेंगे। बच्चों, इससे पहले हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग समझ चुके हैं। ऑक्टाहेड्रल फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में जिस प्रकार डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है वो हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। और वहाँ पे भी हमने डी ऑर्बिटल्स की शेप्स के बारे में बात की थी कि डी ऑर्बिटल्स की शेप जैसी होती हैं, वो कहाँ कहाँ ओरिएंटेड होती हैं, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए लिगेंड्स किस डायरेक्शन में से आ रहे होते हैं और उनका किस प्रकार अंतःक्रिया होती है। जो एग्जैक्ट लाइन में पढ़ रहे हैं ऑर्बिटल्स लिगेंड्स की अप्रोच की लाइन में पढ़ रहे हैं, उनका प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, और जो डायरेक्ट अप्रोच में नहीं, उनका प्रतिकर्षण कम होगा। पर प्रतिकर्षण दोनों का होगा, एक कुछ का कम होगा, कुछ का ज़्यादा होगा। इसकी वजह से उनकी डिजेनरेसी, संभ्रंशता ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से उनका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी और दो नए सेट्स मिलते हैं जिनको हमने T2G और EG नाम दिया था। और G शब्द जो है वो उनकी इस खासियत को दर्शाता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। अब हम यही चीज़ डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होगी ये समझेंगे। बच्चों, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि चतुष्फलकीय संकुलों में यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल आयन के, केंद्रीय धातु के डी कक्षकों पर लिगेंड का प्रभाव किस प्रकार पड़ेगा। और ये समझने के लिए हमें देखना होगा कि डी कक्षकों की लोब्स, डी कक्षक जो है वो डबल शेप्ड हैं, ये हम सब जानते हैं। तो एक डंबल में दो पालियाँ होती हैं, यानी दो लोब्स होते हैं। तो डबल डंबल में 4 लोब्स होंगे, 4 पालियाँ होंगी। तो डी कक्षकों की ये पालियाँ उन लिगेंड्स के पोजीशन के कंपैरेटिव कहाँ स्थित हैं, ये जानना हमें आवश्यक है। इसके लिए हम एक बार क्यूब की शेप का फिर से मदद लेंगे, जिसका केंद्र अक्षों का मूल बिंदु होता है। यानी कि इसको हमने पहले भी समझाया था कि हम एक क्यूब कंसीडर करेंगे, उस क्यूब का जो सेंटर पॉइंट है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का ओरिजिन पॉइंट होगा, और इसी बिंदु पर धातु आयन उपस्थित रहेगा। इस प्रकार धातु डी कक्षकों की दिशात्मकता निश्चित हो जाएगी, और उसके बाद हम ये समझ सकेंगे कि एक घन से एक चतुष्फलक किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि एक घन में 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक जो है वो वर्गाकार स्क्वायर होता है। इसके 4 कोने होते हैं। घन बनाते हुए ये फलक आपस में इस तरह से मिल जाते हैं कि हर कोना 3 फलकों का, 3 फेसेस का मीटिंग पॉइंट, मिलन बिंदु होता है। इस प्रकार एक घन में कुल 8 कोने होते हैं। घन के 8 कोने आप जो आपके सामने डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि ये एक घन है, इसमें 8 कोने हैं। अब ये जो हर कोना जो है, इनमें से हर फलक के ऑल्टरनेट कॉर्नर्स, एक कोना छोड़ कर के दूसरा कोना, फिर से उस डायग्राम को देखेंगे। इस घन के ऑल्टरनेट कॉर्नर्स, जैसे यहाँ पे गहरा कर रखा है हमने एक बिंदु, फिर इस फलक का ऊपर और नीचे के 2 फलक देखिए। ऊपर के फलक में हमने 2 बिंदु लिए हैं, नीचे के फलक में उसके डायगोनली अपोजिट 2 बिंदु लिए हैं। अब आप हर फलक को देखिए, हर फलक के आमने सामने वाले कोने को लिया गया है। ऊपर वाले फलक का आमने सामने वाला कोना, नीचे वाले फलक का आमने सामने वाला कोना। आप दाएं बाएं आगे पीछे कोई भी फलक देखेंगे, उसमें आमने सामने वाले कोने को अगर हम ले लें, ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो हम यूँ कहते हैं ऑल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब। 8 कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स लिए हैं, एक कोना लिया, दूसरा छोड़ा, तीसरा लिया, चौथा छोड़ा। इस तरह से हमने 4 जब कोने चुन लिए और हम उन कोनों को मिलाएं, जैसा कि आपको इस चित्र में
चित्र ए में दिखाया गया गहरी लाइनों से जब हम इन कोनों को मिलाते हैं तो हमें जो संरचना प्राप्त होती है वो चतुष्फलकीय संरचना होती है। इस डायग्राम में आपको केंद्र बिंदु पर धातु आयन दिखाया गया है Mn+ से। x एक अक्ष है, y दूसरा अक्ष है, z तीसरा अक्ष है। तीनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिखाए हैं। आपको चतुष्फलकीय संरचना दिखाई गई है। अब चतुष्फलक के चारों कोनों में एक एक लिगेंड रखने पर, अगर हम इस चतुष्फलक के चारों कोनों पर एक एक लिगेंड रख दें, जैसे हमने पहले यहाँ पे पॉइंट्स दिखाए हैं, अब हमने उस पॉइंट्स पर लिगेंड दर्शाया। अगर हम लिगेंड रख दें तो चतुष्फलकीय क्रिस्टल फील्ड का निर्माण होता है। अब घन के कोनों की स्थिति क्योंकि विकर्णी है, डायगोनल है, तो ये लिगेंड जो है ना तो अक्षों पर पड़ रहे हैं और ना ही अक्षों के बीच में। ये लिगेंड्स जो हैं उनकी पोजीशन आपको इस डायग्राम में और स्पष्ट हो जाएगी कि जो हमारे पास d ऑर्बिटल्स हैं अब उनकी पालियाँ इनके बीच, उनकी पालियों की अंतःक्रिया इन लिगेंड से सीधे सीधे नहीं हो रही। अब डी कक्षकों का विभाजन किस प्रकार होगा, एक जब हम इसमें देखना चाहें डी कक्षकों का किस प्रकार विभाजन होता है, ये तीनों डायग्राम समझ में आ गए कि हमने यहाँ पर चतुष्फलक का निर्माण किया। यहाँ पे चतुष्फलक बी डायग्राम में हमने चारों कॉर्नर्स पे लिगेंड्स रखे और हमने सी डायग्राम में जब देखा डी ऑर्बिटल के जो पालियाँ हैं वो किसी भी प्रकार लिगेंड से सीधे सीधे उनका आमना सामना नहीं हो रहा है। अब इनका विभाजन किस प्रकार होगा, डी कक्षकों का की स्प्लिटिंग किस प्रकार होगी, ये देखते हैं। अब एक जब पृथक धातु आयन होता है, जब एक आइसोलेटेड मेटल आयन होता है तो उसके पांचों कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, यानी ये पांचों कक्षक समभ्रंश पे होते हैं। अगर अब इस पर लिगेंड्स टेट्राहेड्रल फील्ड बनाए जाने पर, लिगेंड्स द्वारा टेट्राहेड्रल फील्ड बनाए जाने पर ये समभ्रंशता समाप्त हो जाती है। अब ये तो हमें दिख रहा है इस डायग्राम में, इस ए डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि कोई भी कक्षक लिगेंड्स के विचलन की दिशा में नहीं पड़ता। जिस दिशा से, जहाँ से लिगेंड्स आ रहे हैं उस दिशा में कोई भी ऑर्बिटल डी कक्षक नहीं पड़ रहा। फिर भी DXY, DYZ और DZ कक्षक जो हैं वो अधिक पास हैं लिगेंड के, अधिक निकट हैं। किसके कंपैरिजन में, dx² - y² और dz² के कंपैरिजन में। अर्थात dx² - y² व dz² की अपेक्षा DXY, DYZ और DXZ कक्षक जो हैं वो लिगेंड्स के अधिक समीप हैं, निकट हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए आप 2.8 का बी डायग्राम देखिए, आपको ये समझ में आएगा। और बी और सी देखेंगे तो पता चलेगा कि जिन धातु आयन के dx² - y² और dxy कक्षकों को चतुष्फलकीय क्षेत्र में दिखाने पर हमें ये समझ में आता है कि ये किसी भी तरह से लिगेंड्स के करीब नहीं है। dx² - y² कक्षक की ऑर्बिटल्स की जो लोब्स हैं, dx² - y² ऑर्बिटल्स के जो लोब्स हैं वो फेसेस के सेंटर्स की ओर ओरिएंटेड होती हैं, फलक के सेंटर की ओर ओरिएंटेड होती हैं। लिगेंड कहाँ पे आ रहा है, कॉर्नर पे। और dx² - y² की जो पालियाँ हैं वो कहाँ केंद्रित हैं, फेसेस के सेंटर्स पर। dxy कक्षक की पालियाँ दो कोनों को मिलाने वाले कोर के मध्य की ओर पड़ती हैं, यानी एज के बीच में पड़ती हैं। हालांकि पांचों ऑर्बिटल्स में से किसी भी कक्षक की कोई भी लोब लिगेंड की दिशा में नहीं पड़ रही है, फिर भी dxy, yz और zx ऑर्बिटल्स के
कक्षक जो हैं वो बाकी दोनों कक्षकों की अपेक्षा लिगेंड्स के ज़्यादा पास पाए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि लिगेंड्स जो हैं वो DXY, YZ और ZX को थोड़ा ज़्यादा फोर्स से रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि DX² - Y² और DZ² को अपेक्षाकृत रूप से कम प्रतिकर्षण बल द्वारा प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रकार होता क्या है, अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में XY, YZ, ZX जो कक्षक हैं d ऑर्बिटल्स जो हैं वो डीजेनरेट होते हैं, वो एक सेट बनाते हैं जो कि ज़्यादा ऊर्जा का होता है, और DX² - Y² और DZ² एक डीजेनरेट सेट बनाते हैं, संभ्रंश बनाते हैं जो कि कम ऊर्जा का होता है। अब यहाँ त्रिसंभ्रंश कक्षकों को T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, T2 G से नहीं। T तो हमने पहले ही बताया था, ट्रिपली जनरेट को बताता है, पर उसमें जो G टर्म था वो यहाँ नहीं है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में T2G नहीं होकर T2 सेट कहलाता है। इसी प्रकार EG सेट जो है, द्विसंभ्रंश कक्षकों का जो सेट है वो EG ना होकर के E शब्द से, E अक्षर से प्रतिरूपित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। E और T2 कक्षकों के ऊर्जा अंतर को, E और T2 कक्षकों के ऊर्जा अंतर को 10dq से या डेल्टा T, जिसमें T टेट्राहेड्रल के लिए रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, डेल्टा T द्वारा दिखाते हैं। अब G शब्द जो है वो क्यों हट गया यहाँ पर, क्योंकि G शब्द जो है वो सममिति दर्शाता था, केंद्र में घन में उपस्थित, किसी भी कॉम्प्लेक्स में उपस्थित सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन को दर्शाता था, जो कि चतुष्फलकीय संकुलों में नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे जो दो संभ्रंश कक्षक उपस्थित हुए हैं, दो सेट्स बने हैं, वो जो उनका नामकरण है वो T2 और E है। T2 ट्रिपली डिजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है, DXY, YZ, ZX, और जो E है वो डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है। यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन E संभ्रंश के कक्षकों में जाएगा तो जो ऊर्जा मुक्त होगी, जितना उसका स्टेबलाइजेशन होगा वो 3/5 डेल्टा T होगा, और जब इलेक्ट्रॉन T2 कक्षकों में जाएगा तो 2/5 डेल्टा T ऊर्जा जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। यानी प्रत्येक जब E कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 0.6 डेल्टा T या 6dq ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन T2 कक्षक में जाएगा तो 0.4 डेल्टा T या 4dq ऊर्जा का अवशोषण होगा। अष्टफलकीय व्यवस्था होने पर DX² - Y² तथा DZ² कक्षक उच्चतर ऊर्जा के तथा DXY, YZ और DZXZ कक्षक निम्नतर ऊर्जा के हो जाते थे। पर ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है जब, तब ये विभाजन उल्टा हो जाता है, यानी कि XY, YZ और ZX जो है वो उच्च ऊर्जा के हो गए और X², Y² और Z² कक्षक निम्न ऊर्जा के हो गए। और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में द्विसंभ्रंश को संयुक्त रूप से EG और त्रिसंभ्रंश को संयुक्त रूप से T2G द्वारा प्रदर्शित किया गया था। अब ये उल्टा हो गया, ये E और T2 हो गया, उल्टा नहीं, इसमें से G टर्म हट गया। और चतुष्फलकीय संकुलों में धातु कक्षकों के सीधे ही लिगेंड की ओर न पड़ने की वजह से व अष्टफलकीय संकुलों की अपेक्षा लिगेंड्स की संख्या भी कम होने की वजह से, यानी दो चेंजेस आए ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। किस संदर्भ में कि एक तो लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रल में 6 थे और टेट्राहेड्रल में 4 रह गए। दूसरी बात, ऑक्टाहेड्रल में
लिगेंड्स की ओर सीधे सीधे पढ़ रहे थे डी ऑर्बिटल्स, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल्स लिगेंड्स की ओर सीधे सीधे नहीं पढ़ रहे। इन दोनों कारणों की वजह से डेल्टा टी और डेल्टा ओ का मान जो है वो समान नहीं होता। डेल्टा टी का मान डेल्टा ओ की मान की अपेक्षा कम होता है। यदि दोनों कॉम्प्लेक्सेस, कौन से, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैटायन लिगेंड्स तथा धनायन लिगेंड दूरी समान हो, धनायन समान हो, लिगेंड समान हो और धनायन और लिगेंड के बीच की दूरी समान हो, तो क्या होगा, डेल्टा टी का मान जो है वो डेल्टा ओ के मान के 4/9 हिस्से के बराबर होगा। डेल्टा ओ की तुलना में डेल्टा टी के इतने कम मान का एक और कारण होता है, और वो ये कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कक्षक 6 लिगेंड से रिपेल होता है, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कॉम्प्लेक्स जो है केवल 4 लिगेंड से प्रतिकर्षित होता है। कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड होते हैं, इसलिए डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो केवल 4 लिगेंड से रिपेल होते हैं। तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के बारे में इतना ही है। थैंक यू।